स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। कोटा के शुद्धि हॉस्पिटल में असाध्य रोगों का इलाज संभव। देखिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। नाश्ते के दौरान हो जाएगा सर। आपके कोटा में शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल स्थापित हो चुका है। यह आचार्य मनीष जी की एक संस्था है। आचार्य मनीष जी के पूरे भारत में 16 से अधिक हिम्स हॉस्पिटल और लगभग 200 से अधिक पंचकर्म हॉस्पिटल है। क्लिनिक भी इनकी चलती है। हाँ, कोटा शुद्धि हॉस्पिटल के अंदर आरजीएस के तहत कैशलेस की व्यवस्था भी दी गई है। यहाँ पे पंचकर्म, संपूर्ण पंचकर्म, चाहे वमन विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण और ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती इत्यादि सभी प्रकार के प्रोसेस करवाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे साथ आयुर्वेद को प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो ऋतुचर्या के बारे में समझाना है पेशेंट को, उसकी बीमारी के बारे में गाइड करना है कि किस प्रकार से खुद भी अपनी बीमारी के बारे में जान करके घर पे भी स्वस्थ रह सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में अगर किसी पेशेंट की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका किसी भी इंश्योरेंस में क्लेम है या उसके इंश्योरेंस के अंदर आयुर्वेद का क्लेम उसको मिलता है, तो यहाँ पे एडमिट करके भी उसको सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। 30 बेडेड हॉस्पिटल है। शुद्धि पंचकर्मा हॉस्पिटल कोटा से हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर यह NABH एग्रीडेट है और RDHS से इम्पैनल्ड है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ सुविधा की बात होती है तो आजकल बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और भी बहुत सारी गंभीर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ और मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पर आप जितने भी RDHS पेशेंट हैं वो ले सकते हैं। मैडम, चिरंजीवी या गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसमें भी अपन कुछ देखिए, अभी तक तो यह सारी सुविधा यहाँ पर है नहीं, पर मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से इन सभी स्कीम्स को आयुर्वेद में लेकर आए ताकि जल्द से जल्द जो आयुर्वेद है वो आम जनता तक पहुँच सके। आचार्य मनीष जी का आपने जिक्र किया, तो किस तरह से आप उनके नियमों को फॉलो करवा रहे हैं? मैं आचार्य मनीष जी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये इंस्टीट्यूट हिम्स शुद्धि जैसे इंस्टीट्यूट ओपन की, जिसकी वजह से जो आयुर्वेद है, जो उनका मोटिव है कि घर घर आयुर्वेद, वही चीज़, वही मोटिव आज पूरा हो रहा है। नमस्कार, मैं अंजू सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्मा हॉस्पिटल में। हमारा जो 30 बेड हॉस्पिटल है NABH अप्रूव्ड है, प्लस RDHS भी है पैनल हमारे पास, और CGHS ECHS हमने अप्लाई किया हुआ है। वो जल्द ही 15 से 20 दिन में हमें वो भी मिल जाएगा। तो कुछ इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ पे क्लेम होते हैं, जैसे जो आयुष कवर हो वो भी कैशलेस है यहाँ पे। ये आचार्य मनीष जी की एक संस्था है। यहाँ पे आयुर्वेद के तहत जितने भी पंचकर्म की फैसिलिटी है उपलब्ध करवाई जाती है। RDHS में ये निःशुल्क कैशलेस व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले चीज़ जो माइंड में आती है कि आखिर हमें आयुर्वेद की ओर क्यों जाना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में एक रेफरेंस है कि आयु काम्य माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विद्या परमाग्रह। यानी जो भी व्यक्ति अपनी आयु का एक बढ़ावा चाहता है, अच्छी आयु चाहता है, एक अच्छी आयु की इच्छा रखता है, धर्म अर्थ सुख का जो साधन है वो आयुर्वेद के ही बताया गया है शास्त्रों में। तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों की इच्छा रखता है उसको आयुर्वेद के उपदेशों का एक सम्मान करना चाहिए। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाग्रह, एक इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिए। अब आयुर्वेद है क्या, ये सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। तो आयुर्वेद की डेफिनेशन के तौर पर शास्त्रों में लिखा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उचित च। इसका अर्थ यह है, आयुर्वेद की 4 प्रकार की आयु बताता है। सबसे पहले हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। तो इसके अंदर हित आयु क्या है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। अहित आयु क्या है कि जब हमारा शरीर निरोग रहे। इससे अतिरिक्त मानी गई है सुख आयु। भले ही हमारा शरीर रोगग्रस्त है लेकिन हमारी इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती रहे, और हमारा शरीर भले ही आरोग्य को प्राप्त कर ले लेकिन अगर हम दुखी है तो उसको दुखायु बोला गया है। तो इन चारों प्रकार की आयु का निर्देश आयुर्वेद में मिलता है, और आयु का जो मान है वो भी जिस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये एक आयुर्वेद है। जैसा कि आपने हमारे आचार्य मनीष जी से अक्सर सुना होगा, सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपिता मला। सभी प्रकार के रोगों का आयुर्वेद जो कारण मानता है वो प्रकोपित मल मानता है।
कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वही हमें अन्य विविध प्रकार के रोग दे देता है, और इसकी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा भी संभव है। आयुर्वेद प्रशस्त चिकित्सा को ही बताता है कि चिकित्सा कौन सी बेस्ट है। उसके लिए आयुर्वेद बोलता है प्रयोग सम्यक व्याधि एकम न अन्य उद्देश्यते, यानी वो चिकित्सा जो एक बीमारी को दवा तो दे लेकिन अन्य किसी बीमारी को उबार नहीं दे, वही एक प्रशस्त चिकित्सा होती है। यानी हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हुए ऐसा न कर दे कि किसी अन्य बीमारी को उबार दे, एक को तो शांति कर दी दूसरी बीमारी दे दी। इसलिए पंचक्रम का विधान शास्त्रों में आया है, क्योंकि पंचक्रम के लिए बोला गया है कि ऐसी बीमारियां जिसको हम जीत लें सम्यक के द्वारा या फिर औषधि के द्वारा, वो बीमारी दोबारा आ सकती है, लेकिन पंचक्रम द्वारा जिस बीमारी को जीता जाए वो बीमारी दोबारा नहीं आ सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं तो पॉसिबिलिटी है उसको हम एंटाहिस्टामिन या फिर किसी अन्य दवाई के द्वारा दवा दें, लेकिन वो उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि वो हमने देखा है कि वो व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी में खानी पड़ती है। लेकिन वमन क्रम के द्वारा अगर हम उस कफ को बाहर ही निकाल दें तो वो बीमारी व्यक्ति को दोबारा होने की संभावना ही नहीं होती। तो इस प्रकार की कई चिकित्सा, चाहे प्लांटर फेशियाइटिस से कई लोगों के पैरों में एड़ियों में दर्द होता है, उसकी कोई बीमारी की इलाज ही उपलब्ध नहीं है, जबकि मात्र अग्निक्रम से 1 या 2 सीटिंग में ही वो बीमारी जड़ से हटाई जा सकती है। तो लोगों को आयुर्वेद के बारे में भी पता नहीं है, क्या हमारे शास्त्रों के अंदर निहित है उनकी चिकित्सा के लिए। तो वो जानकारी को हमें आगे इस संसार में बढ़ाना है, वो हमारा एक उद्देश्य है हमारी संस्था का। पंचकर्म का फार्मूला क्या होता है? पंचकर्म के अंदर 5 क्रम मेनली बताए गए हैं। इन 5 क्रमों में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण का विधान है। पंचक्रम को बोला जाता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल के फेंक देना। तो जो वमन क्रम है उसमें उर्दू जंतु का जो मार्ग होता है, जैसे हमारे सर की बीमारियां, कफ, अस्थमा, इनको वमन क्रम के द्वारा कफ को बाहर निकाल देना, ये पंचक्रम के अंदर निहित है। विरेचन यानी हमारे उर्दू जंतु से लेकर नाभि तक की जो बीमारियां हैं, जिसमें हमारा लीवर, किडनी, पेट, डाइजेशन, स्प्लीन सब आते हैं, इनकी बीमारियों को विरेचन क्रम के द्वारा यानी लूज मोशन के थ्रू बाहर निकाल देना। बस्ती जिसमें हमारे हाथ पैर की हड्डियां, वात रोग जिसमें माना गया है, इस वात रोग के शमन करने के लिए बस्ती क्रम बोला गया है। जनरली लोग इस बस्ती को एनिमा समझ लेते हैं, जबकि एनिमा जनरली एक सॉल्यूशन द्वारा पेट की केवल कोलन को साफ करने तक ही सीमित होता है। जबकि आयुर्वेद में जो बस्ती प्रकरण है उसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियों को एक काढ़ा बना के उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसका मेन रीजन जो होता है वो सोडियम, पोटेशियम के अतिरिक्त जितने मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो +2 चार्ज होते हैं, वो हमारी आंतों से, कोलन से इंटेक रिसीव किए जाते हैं। तो उन औषधियों को वहाँ कोलन में डालकर हमारी हड्डियों को मजबूत करना, उनकी बीमारियों को खत्म करना। डॉक्टर योगेश हांडा जी, एक निवेदन है कि मन कर्म वचन मनसा वाचा करना सामने शुद्ध रहता है आध्यात्मिक परिभाषा में, लेकिन अब आयुर्वेदिक भाषा में वात, पित्त, कफ जो रोग होते हैं हमारे शरीर से, उनको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें। वात, पित्त, कफ। देखिए, आयुर्वेद के अंदर अलग अलग प्रकृतियों का बताया गया है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ है, और हम सब यूनिक है। हम सब में एक यूनिक पर्सनालिटी है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, तो हम सबकी रिएक्शंस अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, एक वातज प्रकृति जिसमें वात दोष डोमिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। वहीं अगर पित्तज प्रकृति वाला होगा तो वो ये सोचेगा कि चलो मुझे क्या करना है, मुझे नया सोल्यूशन निकालना है। और वहीं अगर कफज प्रकृति यानी कि जिसमें कफ दोष डोमिनेंट है, वो सोचेगा कोई बात नहीं, बस ही तो छोटी है, ट्रेन ही तो छोटी है, कुछ और देख लेंगे, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आयुर्वेद है वो पंच महाभूत, हमारा जो आयुर्वेद है वो पंच तत्व से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश, वायु वात डोमिनेंट पर्सन्स में रहता है, अग्नि पित्त डोमिनेंट प्रकृति वाले में रहती है, और इसी तरह से जो पृथ्वी महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वह कफज डोमिनेंट पर्सन्स के अंदर रहता है। और इसी त्रिदोष, पंच महाभूत और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारा आयुर्वेद बेस्ड है। इसलिए जो दवाइयाँ भी हम लोग लिखते हैं वो प्रकृति के अनुसार अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग होती है। अध्यात्म में क्या कहा जाता है कि पंचतत्व महाभूत शरीर बना हुआ, 5 कार्बेंद्र, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 25 प्रकृति होती है। तो 25 प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने के लिए वो भी रोग से देखिए, उसके अंदर इस तरह से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। इसी में तीन दोष है और फिर 13 अग्नियां हैं। ठीक है, अग्नियां में भी जो जितनी भी धातु है उनकी अलग अलग अग्नियां हैं। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग पर्सन्स को हमारे आयुर्वेद के अंदर डिफाइन किया गया है। आप ये बताएं, जैसे सपोज कीजिए किसी भी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, किसी का महीने में 4 बार होता है, किसी का 2 बार होता है, किसी का 1 बार होता है, किसी का 8 बार भी होता है।
तो वो यदि अपनी कर्म में आता है, चिकित्सा में आता है, तो अपन उसको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है वो किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि संशमन औषधि, अगर संशमन औषधियाँ वो होती है जो हम काष्ठ औषधि और रस औषधियों को मिला के जो भी औषधि होती है उनको हम संशमन औषधियाँ कहते हैं। तो हम दवाई दे के ठीक करते हैं। फिर संशोधन, अगर संशमन से भी ठीक नहीं होती तो हम लोग संशोधन पे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर योगेश ने अभी बताया पंचकर्मा, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सब पंचकर्म के अंदर आते हैं। तो हम पंचकर्म के थ्रू पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो औषधियाँ उसके अंदर लगती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेले कपड़े में अगर आप कलर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छे से कलर नहीं चढ़ेगा जो कि साफ कपड़े पे चढ़ेगा। वही चीज़ है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी डे टू डे लाइफ की वजह से इतने सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि हमारी औषधियाँ इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, तो उसका शरीर का शोधन कराया जाता है। शोधन के बाद फिर संशमन औषधियाँ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और इसी के साथ साथ जो विश्वरूप चौधरी सर हैं, उन्होंने DIP डाइट का कॉन्सेप्ट निकाला है, हेड टिल्ट जैसे कुछ कॉन्सेप्ट निकाला है, ठीक है। हॉट वाटर थेरेपी जो होती है, मैडम, ये डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी और ये मनीष आचार्य, इन दोनों की जो वे ऑफ वर्किंग है वो तो बिल्कुल इंटायरली अलग है, लेकिन आपने दोनों को क्लब्स करके हॉस्पिटल के इसमें इंडिकेशन में लगाया हुआ है, क्या कारण है? वही है, हम लोगों का जो मोटिव है वो पेशेंट को ठीक करना है। नहीं, आपका जो हॉस्पिटल है वो किससे एफिलेटेड है? आइदर आचार्य मनीष जी से या विश्वस्वरूप चौधरी से, ये बताइए आप। तो आचार्य मनीष जी और विश्वराज चौधरी दोनों के ही जो विचारधारा है उन पे यह हॉस्पिटल इम्प्लांट है। लेकिन दोनों के कार्य करने का स्थल और कार्य करने का तरीका दोनों का अलग है। नहीं, देखो, मेन विचारधारा है दोनों की एक है। जैसे आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद को प्रमोट किया, आयुर्वेद के अंदर इस चीज का जो किडनी का अभी आपने सवाल पूछा उसके लिए बताया गया है अवगान स्वेद। अवगान स्वेद का ही जो नाम विश्वरूप चौधरी जी ने दिया है वो दिया है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, यानी टब थेरेपी। तो टब थेरेपी, मेरा मतलब डॉक्टर, दोनों के इलाज की पद्धति अलग अलग है और दोनों के हॉस्पिटल अलग अलग हैं, दोनों के सेटअप अलग अलग हैं, लेकिन आपने अपने इसमें जो पोस्टर है इसमें दोनों को कोलैप्स किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो हॉस्पिटल है इन दोनों से एफिलेटेड है या क्या है, ये है क्या, बताइए आप। देखो, विचारधारा है दोनों की जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं जनता को। चाहे आचार्य मनीष जी की बात करेंगे तो औषधियाँ, पंचक्रम, ये सब आचार्य मनीष जी इस पे वेब में आगे बढ़ते हैं। विश्वराज चौधरी जिनका काम DIP डाइट हो, चाहे अपना हॉट वाटर इमर्शन हो कि कैसे प्राकृतिक तरीकों से अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो वो चीज़ डाइट के अंतर्गत, नेचुरल थेरेपी के अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती है, जो विश्वराज चौधरी जी बताते हैं। और जो औषधियाँ हैं और जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है और किस प्रकार से हम डेली प्राकृतिक तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं, वो आचार्य मनीष जी का भी यहाँ पे प्रोटोकॉल साथ में चलता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं कि आजकल जो डिजीज़ हो रही है और जो पेशेंट है आजकल क्विक रेस्पॉन्स चाहता है, तो एलोपैथी और आयुर्वेदी में किस तरह से अपन डिफरेंस करते हैं, और जो इमरजेंसी केसेस रहते हैं उसमें आयुर्वेदिक कितना लाभदायक रहता है, उस बारे में? देखिए, सबसे पहले हम पेन रिलीफ की बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि आयुर्वेद पेन रिलीफ के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है। मतलब जल्दी से हम आयुर्वेद के थ्रू पेन रिलीफ नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो हमारी संहिता है, सुश्रुत संहिता, उन्होंने मेंशन किया हुआ है अग्निकर्म, विद्यकर्म, मर्म थेरेपी, ये कुछ ऐसी थेरेपी है जिसमें हम फ्रिक्वेंट रिलीफ देते हैं पेशेंट को। जैसे कार्डिक अरेस्ट होता है, कार्डिक अरेस्ट में आचार्य मनीष जी कहते हैं कितना लाभदायक है? बिल्कुल, आचार्य मनीष जी कहते हैं कि जो कार्डिक अरेस्ट है उसमें अगर कोई पेशेंट है तो अगर वो अदरक खा लेगा कंटिन्यूसली, अदरक जब तक कि उसकी आंखों में से आंसू नहीं आ जाते तब तक, जब तक, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर वो अदरक खा लेगा तो वही काम नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा और वो तब तक बचा रहेगा जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। नहीं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें सर्जरी भी अपन को यूज करनी पड़ती है। तो आयुर्वेद सर्जरी को कम प्रमोट करता है और एलोपैथी सर्जरी को कुछ ज़्यादा प्रमोट करता है, और सर्जरी से भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बाईपास होना या कैंसर का कोई ट्यूमर निकालना या कोई हर्निया का पेशेंट है या स्टोन है, तो उन चीज़ों में फिर आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर
कुछ डिसीज़ है, जैसे आपने बोला कि कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम पेशेंट को भेजते हैं। फिर हर चीज़ आयुर्वेद से नहीं हो पाती, और जो नहीं हो उधर पाती रेफर है कर देते हैं अपन। एग्जैक्टली रेफर कर देते हैं। लेकिन हमारा ये रहता है कि हम पेशेंट को उस स्टेज तक लाए, इतना हेल्दी उनको बना दे कि इन फ्यूचर उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना डॉक्टर, हॉस्पिटल में इलाज बहुत महंगा पड़ता है आपके यहाँ, और यही कारण है कि आरजीएचएस के पेशेंट आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट पेशेंट। ऐसा क्या कारण है, महंगा क्यों है, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पंचकर्मा है, पंचकर्मा में वमन विरेचन सब होता है, तो कॉस्टली तो नहीं कह सकते हैं। आयुर्वेद की थेरेपी जो काष्ठ औषधियाँ, जो 10 औषधियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो जो मेडिसिन उसके अंदर 10 औषधियाँ भी, जैसे स्वर्ण भस्म हो गया, रजत भस्म यानी कि चांदी की भस्म हो गई, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिसाइड किया गया है। मैम, ये आप जो काढ़ा बनाया आपने, एक मिनट बोलिए। अपना ख्याल रखें, सर्दी से विशेष बचाव करें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।